आपकी मेमोरीज पूरे ब्रेन में जो होती है स्टोर होती है, हर हिस्सा कुछ यादों से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तो अगर कुछ पार्ट जाता है तो फिर वो कुछ पार्ट ही जाता है, जरूरी नहीं है कि सारा कुछ इंसान अपने बारे में भूल जाए। जिसमें सबसे कॉमनली नोन डिमेंशिया है अल्जाइमर्स, जिसमें इंसान भूलने लगता है। लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, अल्जाइमर्स में सिकुड़ गया। क्यों? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अल्जाइमर्स का जो कारण होता है वो होता है हेरिडिटिकल, फादर में था, मदर में था, या फिर ग्रैंडफादर में था, तो आप में होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन देखी जाए तो यानी 100 में से एक, हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो हमारे हिंदुस्तान में शायद 1.5 करोड़ जनता को स्किज़ोफ्रेनिया होगा, विच इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में जो है ना, इंसान को आवाजें सुनाई देने लगती हैं, ऐसी आवाजें जो एक्चुअली में नहीं है। 2, 4, 6, 10, 20 लोग ग्रुप में बात कर रहे हैं, ऐसी भी आवाजें आ सकती है। सबका स्किज़ोफ्रेनिया सबका अलग अलग होगा। और उसके बाद उनको रात को डिसोसिएटिव एपिसोड्स आते हैं, जिसमें वो रात को उठ के जो उनके जो एंसेस्टर्स उन्होंने खोए थे, उनके जो बड़े उन्होंने खोए थे, वो बन जाते हैं और वो डेली डायरी लिखने लगते हैं। एंड देन सडनली वन डे, वन अनफॉर्चुनेट डे, डायरी जो वो लिखते थे उसके अंदर कुछ इस तरीके की चीजें लिखी हुई थी जो लोगों ने, पूरे परिवार ने अपना सच बना ली थी, जिसकी वजह से वी सॉ दैट अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। दैट वाज अ केस ऑफ शेयर्ड डिल्यूशंस। See, psychiatry is actually neuropsychiatry only. Uh, it's just misnomer कि some people call it psychiatry, some people call it neuropsychiatry, because psychiatry जो होती है, it is anyways going to deal with the software of the brain. जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा। तो हार्डवेयर कौन डील करेगा? न्यूरोलॉजिस्ट। जैसे कि कोई मोटर डिसऑर्डर्स हैं, मतलब जो मूवमेंट वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर खून नहीं पहुंच रहा है, या स्ट्रोक है, या ट्यूमर्स है, उसकी वजह से कुछ इश्यूज हैं, या कोई जेनेटिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है ब्रेन में। तो वो सारा हार्डवेयर हो गया ब्रेन का, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट डील करता है। साइकेट्री इज लाइक इमोशंस हैं, बिहेवियर है, आपके फंक्शंस हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कॉग्निशंस है, आप किसी चीज को कैसे समझते हैं, वो है, साइकोलॉजी है। तो ये सारे के सारी जो चीजें होती हैं, दिस इज द सॉफ्टवेयर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, वो जो सॉफ्टवेयर है, उसको हम, उस सॉफ्टवेयर को जो डील कर रहा है, वो न्यूरोसाइकियाट्री डील कर रहा है बेसिकली। So the person who is dealing with the hardware is a Okay. neurologist, and the person who is dealing with the software of the brain is a psychiatrist. And both the things are anyways linked with the body. So that's why you should know, basic about everything about your body. That's why, these are the specialized branch. First you do your MBBS, you graduate, and then these are the specialist branches कि आप neurology कर रहे हैं, psychiatry कर रहे हैं. So that's how these things, work. तो एक बार आप इंट्रो दे दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। Okay. हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर अनुषा गर्ग, और मैंने अपना MBBS राजकोट से किया है, ऑल इंडिया से, एंड आई हैव डन माय साइकियाट्री फ्रॉम राजकोट। एंड अभी मैं दिल्ली में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ईवास, उसके अंदर एक सीनियर रेजिडेंट कंसल्टेंट हूँ। एंड मुझे अवेयरनेस वगैरह के जो प्रोग्राम्स है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 60 स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द टॉपिक ऑफ माई थीसिस ऑल्सो। एंड अभी फिलहाल में अगर पूरे दिन हॉस्पिटल के बाद कुछ टाइम मिलता है, तो आई लाइक टू क्रिएट कंटेंट। आई होप दिस पॉडकास्ट हेल्प यू। ओके, या ह्यूमर मैन का आप जानते हो? ह्यूमर मैन एक पॉडकास्ट है, उसको ओके। सुन रहा था। उसमें ना एक, पता नहीं कौन थे आए हुए थे, साइकोलॉजिस्ट आए हुए थे, और वो बात कर रहे थे। पूरा पॉडकास्ट 3 घंटे का सिर्फ स्लीप के ऊपर था, कि किस तरीके से ओके। स्लीप जो है, नींद हमारी, वो किस तरीके से हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट डालती है। तो एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या स्लीप और मेंटल हेल्थ का कोई रिलेशनशिप है? अगर हम अच्छे से ना सोए, देखते हो ना, अगले दिन हमारा बहुत मूड खराब हो जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है जो एक अच्छी स्लीप होती है? इसको भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि हर एक चीज को एक रेस्ट चाहिए। ठीक है, जब तक वो रेस्ट वाला पीरियड नहीं आएगा ना, तब तक उसके अंदर एक्शन वाला पीरियड नहीं आएगा। एवरीथिंग वर्क्स ऑन दैट प्रिंसिपल। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर भी है, तो अगर उसको आप शट डाउन नहीं करोगे ना, रिपीटेडली यूज करके खाली स्लीप मोड में डाल दोगे, तो वो धीरे धीरे हैंग होना चालू हो जाएगा। सो योर ब्रेन इज लाइक दैट। उसको जो स्लीप होती है ना, स्लीप जब आप, अ गुड स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट कि आपने जो दिन में पूरे दिन किया, तो उन चीज़ों हम्म। को कंसोलिडेट करने के लिए, मेमोरीज को बनाने के लिए, किसी चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जजमेंट के लिए, और उन इमोशंस को समझने के लिए, हर एक चीज़ के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक गुड क्वालिटी स्लीप, नॉट जस्ट स्लीप,
अ गुड क्वालिटी स्लीप, हम्म। ठीक है। सबका अपना अपना पैटर्न ऑफ स्लीप होता है। कुछ लोग शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं। शॉर्ट स्लीपर्स यानी कि वो कम सोते हैं तो भी दे आर एक्टिव, क्योंकि उनका ब्रेन का रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप कम होता है। दैट कैन बी अराउंड 6 to 7 hours। कुछ लोग हम्म। लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं, उनको जब तक वो पर्टिकुलर स्लीप पैटर्न उनका 8 to 9 hours हो सकता है, वो उतना नहीं सोएंगे तो उनका जो ब्रेन है उतना एक्टिव नहीं रहेगा। तो शॉर्ट स्लीपर एंड लॉन्ग स्लीपर सबका अपना अपना पैटर्न होता है, क्योंकि एवरीवन हैज डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट फिजियोलॉजी। और अगेन, तो उस जितना आपका प्रॉपर स्लीप टाइमिंग है, लाइक आई एम लॉन्ग स्लीप, आई नीड 8 hours। अगर मुझे उससे कम मिलेगा तो आई मेरे को गुस्सा आने लग जाएगा, मैं चिड़चिड़ी हो जाऊंगी। इट कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट ऑल द अदर थिंग्स, जैसे माइग्रेन, टेंशन, हेडेक्स, बॉडी एक, सर्वाइकल पेन, बॉडी पेन। ये सारी चीजें जो होती है ना, अगर स्लीप डिस्टर्बेंस है तो इसकी वजह से प्रेसिपिटेट भी हो सकती हैं। ये तो एक जनरल प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, जो एक रात या 2 रात की नींद से डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकती है। बट या लॉन्ग टर्म अगर आप एक ही शिफ्ट में इसी तरीके की आप काम कर रहे हैं, तो जिसके अंदर आपका स्लीप ने आपने आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दिया, आपको लग रहा है नहीं नहीं आई डू दिस, उसके बाद नींद तो हम लोग 40 के बाद करेंगे ठीक से, या फिर हम वीकेंड आ रहा है मैं वीकेंड पे करूंगा, कोई कलेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते का खाना आप एक दिन में खा लोगे। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट। हम्म। हर दिन का हर दिन ही होता है। सो यू हैव टू वर्क एंड मेक योर 24 hours अप्रोप्रिएट, कि वो प्रॉपर है। ऐसा नहीं है कि 6 दिन काम करके एक हफ्ते संडे को मैं सो लूंगा और दैट विल वर्क फॉर माई माइंड, इट विल नॉट। Over the period, it can precipitate your depression, it can precipitate anxiety, panic attacks, disorders, all sort of things that you can think of in your brain related to mental health, सबका ऊपर नीचे हो जाने वाला है। So yeah, sleep is related to mental health. Sleep is actually the very key important principle and most important aspect of your mental health. So your sleep and your appetite, यानी भूख, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको न्यूरो वेजिटेटिव पॉइंट्स भी बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आपके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है तो इन दो चीजों का ध्यान तो आपको रखना ही है। दे आर द की थिंग्स। एक बार ना मुझे ये जानना है, इससे मैं आगे बढ़ूं, कि जब हम लोग सोते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या हो रहा होता है। हमारा ब्रेन जो होता है वो रात में करता क्या है जब हम लोग सो जाते हैं तो? वो मेमोरीज को ठीक कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, मुझे ये जानना है। सी व्हेन यू आर एक्चुअली स्लीपिंग, योर बॉडी जो होता है ना, उसमें दो, आपका जो स्लीप होता है वो दो टाइप के पैटर्न्स में होता है। एक होता है REM स्लीप, ठीक है, जिसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, यानी रैपिड आई, आपके आई बॉल्स मूव कर रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है, जो आपका हम्म। 25% ऑफ स्लीप हम्म। टाइम में होता है। सेकेंड पार्ट होता है आपका NREM स्लीप, जिसके बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी उस वक्त आपकी आंखों के गोले घूम नहीं रहे होते हैं, दे आर शांत, पीसफुल। ठीक है, ये दो टाइप के आपके स्लीप पैटर्न्स होते हैं, REM और NREM। इन दोनों के अंदर ना एक खूब अच्छा कम्युनिकेशन होता है कि भाई तू 75% टाइम पे एक्टिव रहेगा, मैं 25% टाइम पे एक्टिव रहूंगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ योर बॉडी वर्क्स। हम्म। तो जब आपका रैपिड आई मूवमेंट वाला हम्म। टाइम चल रहा होता है बॉडी का, उस वक्त आपकी बॉडी एक्टिव होती है। उस वक्त आपके हार्मोन्स, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपकी बॉडी बेसिकली एक्टिव है। आपका रेस्पिरेशन बढ़ गया है, आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ गया है, आपके मसल्स एक्टिव हैं, आपकी बॉडी बेसिकली एक्टिव है ड्यूरिंग दैट पीरियड। और आपके ब्रेन के जो वेव्स हैं वो भी एक्टिव है। ठीक है, तो वो उस तरह के ब्रेन वेव्स होते हैं जो जागते हुए होते हैं, सेम। तो इट्स एन एक्टिव स्लीप। ठीक है, इसको हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोलते हैं, क्योंकि भाई स्लीप जैसे ब्रेन वेव्स नहीं है, जागते वाले वेव्स है। तो हम्म। ये 25% होते हैं, 25%। फिर दूसरी वाली जो होती है, हम्म। NREM बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सब कुछ शांत है, आपका ब्रीदिंग शांत हो गया है, आपका सर्कुलेशन एकदम, आपका हार्ट रेट सब कुछ शांत है, आपका बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में है, आपके मसल्स एकदम रिलैक्स मोड में है, आपका GIT मतलब आपका गैस्ट्रिक सिस्टम रिलैक्स मोड में, एवरीथिंग इज इन अ रिलैक्स मोड। सो ये 75% होता है, 75%, दिस इज 25%। तो ये दोनों का ना हार्मनी होता है बॉडी में। इन दोनों का इतना पैटर्न चाहिए कि इंसान सही रहे, बॉडी एक्टिव। सुबह उठ के जो फ्रेश फीलिंग होती है ना, तो इन दोनों की हार्मनी की वजह से होती है। ये लोग आपस में बात करेंगे कि ये काम तेरा है, ये काम तेरा है, तू हार्मोन्स कर, तू न्यूरोट्रांसमीटर्स का ध्यान रख, तू बॉडी के इस एक्शन का ध्यान रख, तू इसका ध्यान रख। सो योर बॉडी इज काइंड ऑफ टेकिंग रेस्ट इन अ पर्टिकुलर वे। और तुम्हारा जो ब्रेन होगा उसमें नए नए न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कनेक्शंस क्रिएट करता है। ठीक है, लाइक आपने शायद देखा होगा हम्म। ना, एकदम सडनली देयर इज दिस GIF जिसमें सारे कनेक्शंस इग्नाइट हो गए टाइप, ऐसे कुछ हाँ होते हैं। हाँ। सो हाँ, सो न्यूरोनल जो आपके कनेक्शंस होते हैं वो एकदम मस्त से इग्नाइट हो रहे होते हैं, लाइक एवरीथिंग इज एक्टिव, वो नए नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं। जितना अच्छा स्लीप होगा उतने अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, उतना अच्छा मेमोरी भी होगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्लीप अच्छी रखें और रिक्वायर्ड रखें।
मतलब अगर आप शॉर्ट स्लीपर है तो आपको पता है कि 6 घंटे तो चाहिए भाई, उतनी रखो, 3 घंटे मत करो। और अगर आपको पता है कि आप 8 से 9 घंटे वाले हो तो उतनी रखो। डोंट कि उससे कम करके हम्म मैं कुछ नया कुछ लाइफ में कर लूंगा, नहीं। उससे कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी सब कुछ हैम्पर होता है। सो इन दोनों की हार्मनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और होता क्या है कि जब किसी को किसी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, चाहे वो एंजाइटी है या डिप्रेशन है कॉमनली, या पीटीएसडी है, इस तरह की परेशानी होती है ना, तो इन दोनों का हार्मनी डिस्टर्ब हो जाता है। जो आपकी रैपिड स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट वाली जो एक्टिव बोलती है, पैराडॉक्सिकल स्लीप है, उसका टाइम बढ़ जाता है, वो 25% से 30-40% हो जाएगी, या हो सकता है ज्यादा। और उसकी वजह से, क्योंकि आपका ब्रेन इतना एक्टिव था पूरी रात, आपको सुबह बहुत थकान महसूस होगी। आप सुबह उठेंगे, आपको लगेगा मैं फ्रेश नहीं हूँ, सुबह उठोगे तो बहुत चिड़चिड़ा सा लगेगा, लगा नींद करीबी है बट मैं थका हुआ हूँ, मेरे शरीर में थकान है, उठने की इच्छा नहीं हो रही है, बॉडी एक हो रहा है। तो वो सारा उस वजह से होता है। तबकि पूरी जो स्लीप है ना, उसका जो पैटर्न है, उन दोनों की हार्मनी है, उन दोनों की आपस में जो बातचीत है, वो बेसिकली आपको बताता है कि आपकी हम्म सुबह कैसी जाएगी। एंड या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप सो रहे हम्म होते हैं तब वो काम कर रहा होता है आपका ब्रेन, सब चीजों को रिलैक्स करने का। कुछ टाइम एक्टिव रखेगा, रिलैक्स करेगा, एक्टिव करेगा, रिलैक्स करेगा। हम्म इनके भी वेव्स आते हैं। सो हाँ, सो या स्लीप इस तरीके से काम करती है। और उसमें भी अलग है कि मतलब जो एक्टिव स्लीप आ रही है आपकी पैराडॉक्सिकल, उसमें आपको जो सपने दिख रहे हैं वो आपको याद रहते हैं। वो जो सपने हाँ हैं वो आपको याद रहते हैं, उसमें सपने बनते हैं। इट्स दैट। और जो दूसरी वाली है 75% वाली, उसमें आपको कुछ नहीं दिखता, आप शांत है, उसमें कोई ड्रीम्स नहीं आते। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब उनको लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है तो हम्म उनको सपने बढ़ जाते हैं, नाइटमेयर्स आने लगते हैं, ड्रीम्स बहुत बढ़ जाते हैं, ड्रीम की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, विविड होते हैं, बहुत टायरिंग ड्रीम्स होते हैं, वो डर जाते हैं उनकी वजह से। सो या इट इज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। तो आप अपने मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखोगे, स्लीप का ध्यान रखोगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं 2 दिन या 3 दिन नहीं सोया हूँ तो मुझे भूलने की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, मुझे छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहेंगी? तो नींद के वक्त क्या होता है, क्या ब्रेन मेमोरी जो होता है उसका कहीं डिलीवरी वगैरह होती है कि भाई इसको लॉन्ग फॉर्म में, अब सॉरी लॉन्ग टाइम के लिए इसको कहीं स्टोर कर लो, और वो हम जब सोते नहीं हम्म, है तो वो डिलीवरी हो नहीं पाती है उन पैकेजेस की जो हम लोग दिन भर में स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा ब्रेन में ना एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं एम्बिगडेला, लिम्बिक सिस्टम। वो जो वो बेसिक, मेरे पास ब्रेन का मॉडल नहीं है। तो जो हमें ये प्रॉपर सेटअप दिख रहा है ब्रेन का, जो पार्ट है, दिस इज हाफ कट पार्ट, तो उसके अंदर हमें ये जो पूरा ग्रीन एंड पर्पल एंड ये सारा चीज जो एरिया दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना, लिम्बिक सिस्टम इज वो वाला सिस्टम है जो इमोशन वाला सिस्टम है। ठीक है। आपका इमोशंस, आपके मेमोरीज, ये सारे जो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है ना, वो सारी की सारी इस सिस्टम की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और आप मान लीजिए कि आप मुझे अभी कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड हम लोगों ने स्लीप की कुछ बात करी। तो फर्स्ट क्या होगा ना, वो जो मेरा मैसेज है ना, मैंने उसको सुना, और मैं आपको देख भी रही हूँ, तो हमारी ये जो दोनों बातें हैं ना, हमारे ब्रेन में पहुंचेंगी। ठीक है। फिर हमारा ब्रेन वो उनको ना कोड करेगा। ठीक है। हम्म ओके। वो उसको कोड हम्म करके, वो जो लिम्बिक सिस्टम में है ना, उसमें वो शॉर्ट टर्म, अगर मैंने उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया तो वो मेरी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाएगी। ठीक है। और फिर वो उसको ध्यान देने के बाद मैंने उसको रिपीट भी किया और रिहर्स भी किया। जैसे हम छोटे ओके। बच्चे होते थे, एक होता था रट्टा मारना। ठीक है। दो एक कम दो, दो दूनी चार वाला हाँ मामला चलता था हमारा, तो वो हाँ होता था हाँ। रट्टाफिकेशन। और दूसरा या मामला होता था, हम समझते थे कि ओके ये दो हैं, इसमें दो पत्थर और रखे, ये चार हो गए, और दो रखे तो ये 6 हो गए। तो ठीक तब है। हमें समझ में आया था कि भाई इसमें मैंने ना अपना ऑर्गेनाइजेशन भी डाल दिया, प्रैक्टिकल हम्म स्किल्स भी डाल दिए। तो अब मुझे वो हम्म और अच्छे से याद रहेगा, रट्टा नहीं हुआ। ठीक है। रिपीट, रिहर्स एंड ऑर्गेनाइज, ये तीनों चीजें मैंने करी। फिर क्या होगा ना, वो लिम्बिक सिस्टम के आसपास जो खूब सारी खूबसूरत सी ऐसे लाइंस लाइंस बनी हुई है ना, कॉन्वॉल्वुलेशंस बोलते हैं उसको। ठीक है। हम्म जैसे वो एक सॉसेजेस जैसे ऐसे ऐसे ब्रेन में दिखती है, हम बनाते हैं जब भी ब्रेन। तो हम्म वो क्या होगा, वो सारे मैसेजेस को लॉन्ग टर्म बनाएगा कि भाई कितने बढ़िया तरीके से इस बंदे ने याद किया है, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करके। और वो सारी वो उसको कॉर्टेक्स में भेज देगा, यानी कि जो पूरा आपका क्रीम कलर का पूरा लेयर दिख रहा है ना ब्रेन का, वहां पे आपका मैसेज पहुंच जाएगा, और वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाएगा। फिर आते हैं क्यूज। अब क्यूज क्या होता है? क्यूज इज लाइक सडनली हमने बात करी कि ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट 5 ईयर किड। ठीक है। उसकी लॉन्ग टर्म हाँ मेमोरी में जो है ना, उसको 2 का पहाड़ा हो गया है याद।
बढ़िया तरीके से, ठीक है। लेकिन उसने ऑर्गेनाइज करके भी याद किया था, क्योंकि उसके दोस्त थे जो दो दो पत्थर वत्थर रख के उसको सिखा रहे थे। अब उसको ऑर्गेनाइज भी हो गया, ठीक है। अब वो गया मेले में, उसने वहां पे चीजें रखी हुई देखी, यहाँ पे ऐसे कोई खिलौने से रखे हुए हैं मस्त बढ़िया एकदम। और उसने ना लॉन्ग टर्म मेमोरी से उसको क्यूज मिल गए, यार पत्थर भी तो ऐसे ही रखे हुए थे, तो ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, इसके अंदर 5 की लाइन हो गई, और 2 और 5 10 हो गए, इसका मतलब ये 10 है, ठीक है। तो ये जो है ना आपके कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन आई, पहले क्यूज मिले देख के, उसने फिर उसको यूटिलाइज किया, एनालाइज किया आगे वाले ब्रेन ने, और फिर उसकी हम्म मेमोरीज में से उसने उसको यूटिलाइज कर लिया, तो उसके वो लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन उसने बाहर आके इस्तेमाल कर ली। तो बेसिकली दैट्स हाउ योर मेमोरीज आर मेड, एंड दैट्स हाउ यू यूटिलाइज देम विद द क्यूज। अगर क्यूज स्ट्रांग नहीं है तो आपको वो चीजें याद हम्म नहीं रहती हैं। अगर क्यूज एकदम से स्ट्रांग होता है ना, ऐसे सड़क पे आप जाते हो, अरे यार ये मैम मैंने देखी है ये कहीं तो, अरे ये मेरी मैथ्स की टीचर है, और हाँ इन्होंने हमें तीसरी क्लास में पढ़ाया था, और आप कहोगे हाँ ये विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्गर, जब आप देखते हैं ना तो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो हम्म वो चीजें आपको एकदम से क्लिक कर जाती है देख के, हाँ दिस इज, ये कहीं देखा देखा है मेरा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों मीडियम्स को यूज करें, विजुअल मेमोरी को और अपने सुनने वाले मीडियम्स को भी यूज करें, रादर देन जस्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक। इसीलिए कहते हैं कि ये जो पॉडकास्ट हैं या फिर विजुअल मीडियम्स हैं, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मीडियम से याद करने के लिए, क्योंकि आपका ब्रेन तभी जो तो होता है ना मैंने वो दोनों को काउंट करता है। तभी मैंने डायग्राम निकाला था। या इसीलिए तुमने डायग्राम निकाला था, एंड इट्स गोइंग टू वर्क। तो ये मीडियम्स बहुत जरूरी होता है। तो ये मेमोरी क्रिएट जो होती है ना, जितना ज्यादा आप उनको रिलेट करते जाओगे, जितना ज्यादा उनको ऑर्गेनाइज करते जाओगे, उतना ज्यादा आप उनको ज्यादा समझ पाओगे, लर्न कर पाओगे। हम्म मेमोरीज बन गई, लेकिन अब मैं सोया नहीं, तो कौन सी हाँ ऐसी प्रोसेस थी जो हिंडर हो गई, रुक गई कि अब ये नहीं होगा तो मेरे को याद नहीं देखो, रहेगा अब ये। ऐसा है कि ना वो जब आप उस चीज को पूरा दिन कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी वहां तक पहुंच भी गई शायद, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो रास्ते में भी हो ना, हाँ हाईवे तक पहुंच गई हो, वहां तक नहीं पहुंची हो ना, जर्नी में ही थी वो। हम्म आपने उसको सुला, उसको रेस्ट नहीं दिया, उसको एनर्जी कंजर्वेशन का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। फ्यूल ही है ना, योर माइंड इज अ फ्यूल, ठीक है। आप उसको जितना हम्म आराम से यूटिलाइज करोगे, उसको रेस्ट लेके यूटिलाइज करोगे, तो वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। हम्म तो वो ऐसा होता है कि जब आप उसको यूटिलाइज करे जा रहे हो, उसको रेस्ट का टाइम नहीं दे रहे हो ना, तो एनर्जी डिसिपेट होते जा रही है, उसको जो है ना टाइम नहीं मिल रहा उसको दोबारा रीफिल होने का। जब वो दोबारा रीफिल नहीं होगा तो दोबारा एक्टिव हम्म कैसे होगा? उसको रीफिल होना पड़ेगा ना, एनर्जी कंजर्वेशन करके, मतलब उसको थोड़ा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो दोबारा धीरे धीरे अपनी एनर्जी वहां तक पहुंचाएगा जो दोबारा यूटिलाइज हो नेक्स्ट डे। आपने उसकी एनर्जी को वहां तक पहुंचने नहीं दिया, पहले से यूज कर लिया, तो वो यहीं पे था, फिर से यूज कर लिया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, तो फिर वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप अंडर स्लीप होते हैं या आप नींद नहीं कर रहे होते हैं प्रॉपर, तो वो जो क्यूज होते हैं ना जिसकी वजह से आप उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते थे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप सुबह गए और आपको कोई चीज दिखी, और शायद वो आप उस चीज को पहचान सकते थे, जान सकते थे, समझ सकते थे, या उसके अंदर अपने कुछ इनपुट्स दे सकते हम्म थे, आपने उस क्यूज को कैच ही नहीं हम्म किया, क्योंकि आपका ब्रेन उतना एक्टिव ही हम्म नहीं है, वो उनको कैच ही नहीं कर रहा, उनको क्यूज को, उन चीजों को समझ ही नहीं पा रहा वो, ठीक है। तो वो बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो अलग अलग हिस्सों में ब्रेन के उनको मंगा ही नहीं रहा, ऑर्डर ही नहीं हम्म दे रहा कि तू इधर से आ, तू उधर से आ, तू उधर से आ, फिर वो कंबाइन करेगा, इमेज बनाएगा, वो बना ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो पूरे ब्रेन में सेटल्ड है। खाली एक ही हिस्सा नहीं है पर्टिकुलर यादों का, कि भाई ये वाला यादों का हिस्सा चला गया तो यादें चली गई, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि एक एरिया ये पूरा ब्लैक है, इसी वजह से इंसान की पूरी याददाश्त चली गई। ऐसा नहीं होता, आपकी मेमोरीज पूरे ब्रेन में जो होती है स्टोर होती है, हर हिस्सा कुछ यादों से भरा हुआ है, कहीं ना कुछ तो है। तो अगर कुछ पार्ट जाता है तो फिर वो कुछ पार्ट ही जाता है, जरूरी नहीं है कि सारा कुछ इंसान अपने बारे में भूल जाए। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो डिमेंशिया वगैरह में क्या होता है फिर? डिमेंशिया, ओके, बहुत लेंदी टॉपिक है डिमेंशिया के ऊपर, तो हम पूरा अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं। जो डिमेंशिया है, डिमेंशिया बीमारी जो होती है, हमको इसको समझ सकते हैं, डिमेंशिया इज लाइक अ अम्ब्रेला टर्म, उसमें बहुत सारे तरह के डिमेंशिया आते हैं। डिमेंशिया एक हम्म ऐसी परेशानी है जिसमें इंसान को बहुत अलग अलग तरह के की परेशानी हो सकती है ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। ओके, जिसमें सबसे कॉमनली नोन डिमेंशिया है अल्जाइमर्स, जिसमें इंसान भूलने लगता है। ठीक है। और हमने क्या कहा कि भूलने वाला जो मेमोरीज को कामकाज कहाँ हो रहा था, लिम्बिक सिस्टम में हो रहा था ना।
हम्म ठीक है, उसके सारे कारीगर लगे हुए थे कि कहाँ किस किस चीज में पहुंचाना है। ठीक है, अब हम्म। जो लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, अल्जाइमर्स में सिकुड़ गया। क्यों? क्यों? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अल्जाइमर्स का जो कारण होता है वो होता है हेरिडिटिकल, जेनेटिक्स। फादर में था, मदर में था, या फिर ग्रैंडफादर में था, तो आपके आप में होने के चांसेस ज्यादा हैं। और भी डिमेंशिया और अलग अलग तरह के डिमेंशियाज हो सकते हैं, उसके कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं। न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, जैसे विटामिन B12, विटामिन D बहुत ज्यादा कम है और बहुत लंबे टाइम तक कम है। ठीक है, 20-20 साल तक कम है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि दारू बहुत बंदा पीता है, लंबे टाइम तक पिया, तो उसकी वजह से ब्रेन धीरे धीरे जो है ना एट्रोफाइज हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, एट्रोफाइज हो रहा है। बहुत ज्यादा गांजा पिया, 20 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल पिए जा रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ब्रेन। ठीक है, सो ये जो सब्सटेंस अब्यूजेस होते हैं जो लोग करते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। और भी किसी और बीमारी, जो लंबे टाइम से बीपी की बीमारी है, लंबे टाइम से डायबिटीज की बीमारी है, उसकी वजह से हो सकता है। सो ये सारी चीजें जो होती है ना, इट्स लाइक अ इंसल्ट टू ब्रेन, इंसल्ट्स, लाइक गार्बेज इंसल्टेशन। तो आप उसके हम्म अंदर कुछ भी चीज डाल रहे हो तो कितना उसको कंज्यूम कर सकता है, कितना झेल सकता है, विद टाइम वो कहीं ना कहीं तो उसको, उसके न्यूरॉन्स डैमेज होने लग जाएंगे, डैमेज होंगे, धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाएंगे, श्रिंक होने लग जाएंगे, छोटे होने लग जाएंगे, तो डिमेंशिया के साइंस आने लग जाएंगे। अलग अलग तरह के डिमेंशिया होते हैं। जैसे हमारे 4 लोब इस तरफ हैं, 4 इधर है ना, 8 लोब्स है हमारे ब्रेन हम्म में। बेसिकली हम्म 8 लोब होते हैं हमारे ब्रेन में। हर लोब का अलग अलग काम होता है। जिस लोब में सिकुड़ना चालू हुआ, उस एरिया का डिमेंशिया, ऐसा होता है। ओके। कभी हम्म कभी सारे ही धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, तो हर लोग का डिमेंशिया, लाइक डिफ्यूज, यानी जनरलाइज, जनरलाइज डिमेंशिया, उसके उससे रिलेटेड अलग अलग तरह के की लक्षण आएंगे। जो लोब सिकुड़ रहा है उस लोब के लक्षण आएंगे, आगे वाला है तो उसके अलग होंगे, लिम्बिक सिस्टम है तो अलग है। तो उस तरीके से हम उसको नेविगेट करते हैं कि ब्रेन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। बट आसान भाषा में देखा जाए तो डिमेंशिया जो होता है कि जो उसका ऑनसेट है वो ओनली 50 to 60 years ऑफ एज में होता है, 50 से 60 साल की उम्र में। पहला लक्षण जो लोगों को अक्सर दिखता है कि लोगों को जो है ना अपनी दिनचर्या की चीजें याद नहीं रहती और पुरानी चीजें याद रहती हैं। इसका क्या मतलब ये हुआ कि उन्होंने सुबह चाय पी, उनको याद नहीं था, वो बार बार कहेंगे यार तुमने मुझे चाय नहीं पिलाई, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। मान लो कोई 65 year old वुमेन है, वो कहती है कि मेरी वो मुझे खाना नहीं खिलाती, मैंने अभी तो खिलाया था आपको, नहीं तुमने मुझे नहीं खिलाया। तो उनको ना अपनी दिनचर्या की चीजें याद नहीं रहती। लेकिन उनको जो है ना 15 साल की उम्र में सहेली के साथ आम के पेड़ के नीचे जो है गुटलियां खा रही थी, वो उनको याद था। तो वो पुरानी बातें करने लग जाते हैं, लेकिन उनको अभी की बातें याद नहीं रहती है। और क्या लक्षण हो सकता है, वो ठीक से खा नहीं पाते हैं, जब खाते हैं तो वो जज नहीं कर पाते कि इतनी चम्मच में इतना खाना लेना चाहिए, तो वो गिरने लगता है या ओवरफिल हो हम्म। जाता है। दैट इज देयर। घर में कोई आता है तो उनको पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन है, करीबी रिश्तेदारों को नहीं पहचान पाते हैं। रास्ते भूलने लगते हैं, उनको घर के रास्ते याद नहीं होते, हालांकि एड्रेस पता होगा लेकिन उनको पता नहीं कैसे जाना है। उनको पता नहीं चलता ये वही गली है क्या जिससे जाना था। हालांकि उनको पूछोगे एड्रेस तो कहीं ना कहीं उनको शायद गलियों के नाम भी पता होंगे, लेकिन वो नेविगेट नहीं कर पाते कि कैसे जाएं, कौन सी गली से जाएं, अच्छा ये चाय की दुकान थी, अच्छा वो ये रिकॉल पीपल का नहीं कर पेड़ था। पाते। स्टोर्ड हाँ, रहता है इन्फॉर्मेशन, बट वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं। उनको रिकॉल क्यूज नहीं कर चाहिए होते पाते, हैं, फिर उनको क्यूज देने क्यूज से पड़ते भी हैं। नहीं कर पाते, क्यूज से भी नहीं कर क्यूज पाते में कभी कभी। फिर वो फ्रिज के डिपेंड करता है पास मैंने वो। देखा कुछ कुछ लोग ऐसे वो फोटोज लगा देते हैं, नोट्स नोट्स होंगे, हाँ, आपने देखा होगा कि वो नोट्स लिखा इनिशियली देते जब आपका फेज होता है ना कि माइल्ड टू मॉडरेट की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्यूज बार बार काम करते हैं कि लोगों को ना, नॉर्मली हम लोग ऐसे में जब पेशेंट को डिमेंशिया या अल्जाइमर्स है, तो हम उनको यही बोलेंगे कि उनका आई कार्ड हमेशा उनके पास रखे, उनको पुरानी चीजें याद दिलाते रहें या फोटो एल्बम्स दिलाते रहें, उनके ब्रेन की कॉग्निटिव एक्सरसाइज कराते रहें, उनको खाली आराम करने के लिए ना छोड़ दें कि वो बेड पे पड़े हैं और टीवी देख रहे हैं। उनको एक्सरसाइज कराओ कॉग्निटिव, यानी उनको पजल्स करवाओ या उनको बोलो किताबें पढ़े या म्यूजिक सीखे। जितना ब्रेन का एक्सरसाइज होगा ना उतना बेटर रहेगा उनके लिए। तो इट्स वेरी हैं। इंपॉर्टेंट कि वो क्रिया में रहें, दिनचर्या में रहें, काम करवाएं, छोटे मोटे काम। मैं तो जैसे हमारे पास गृहिणी आती हैं, महिलाएं आती हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि लाइक उनसे थोड़े बहुत काम करवाओ, चलो कपड़े तय कर दिए या फिर उन्होंने सब्जियां काटी, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो जिनमें वो इन्वॉल्व रहें और अपने आप को हम्म। इन्वॉल्व महसूस करें। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको बिल्कुल ही खाली नहीं बिठा देने का, लाइक उनसे काम करवाते रहें क्या, उनको उनके संग इन्वॉल्व होकर करवाएं, करें, उनको हम्म। वो एक एक्टिविटी जैसा लगना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तो ब्रेन का जो कॉग्निशन है वो धीरे 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 धीरे, जो एकदम से स्पीड में शायद जा रहा होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्पीड स्लो कर देंगे हम, बॉल्स लगा दिए हमने ब्रेन में एक तरीके से।
कोई इलाज नहीं है इसका, मतलब कोई पिल आती हो, कुछ कोई थेरेपी हाँ है होती ना, हो? अल्जाइमर्स जो होता है उसके जो हमारे पास काफी सारे ट्रीटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है। बस ये है कि आप ये समझिए कि जो प्रोसेस है हम उसको डिले कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। डिले करने का मतलब ये कि जो बीमारी 1 साल में, 1.5 साल में या 2 साल में इंसान को बिल्कुल ही हेल्पलेस बना देती है, कि वो अपना खुद कुछ नहीं कर पाते हैं या होपलेस ही बना देती है, तो वो हम उसको 6-8 साल या 10 साल दे सकते हैं मेडिसिन के साथ। तो हम प्रोसेस को 1.5 साल से 6 साल, 8 साल या 10 साल डिपेंडिंग ऑन द पर्सन डिले कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। और ये हम समझा भी देते हैं कि ये जो दवाइयां हैं इनको ये मदद कराएंगी, उनको जिंदगी देंगी, बेहतर जिंदगी दे पाएंगे और बेहतर लाइफ जी पाएंगे, लेकिन प्रोसेस बंद नहीं होगा, डिले हो जाएगा। यानी वही कि 1.5-2 साल में जो बिल्कुल ही बिगड़ जाने वाली थी वो शायद 6-8-10 साल या 15 साल अच्छे खासे खिंच जाते हैं। दे लिव गुड लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव कर पाते हैं ड्रग से, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाते हैं पेशेंट को। और इंडिया में आप मिले हो लोग जो है कभी ना हार्डली, नहीं, आई ऐसे ट्रीट, किसी बंद अच्छा, आई मैं वही ट्रीट, पूछ रहा हूँ कि कितने कितने लोगों से अभी तक मिले हो आप, मतलब अप्रॉक्स? I see such patients, 5 patients every single day. Yeah. कैसा फील होता है आपको उनसे मिलके? क्योंकि हम अपनी यादें तो होते हैं, और क्या है हम उसके अलावा? और फिर उस Uh, इंसान को देख के कैसा लगता होगा आपको यार कि it is it is very disturbing, क्योंकि उस टाइम पे उनके पार्टनर के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। दे डोंट रिकॉग्नाइज समटाइम देयर किड्स, दे डोंट रिकॉग्नाइज, कभी कभी इतना ज्यादा स्टेज आगे पहुंच जाता है कि वो आईने में खुद को भी नहीं पहचान पाते। सो या इट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत डिस्टर्बिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि डिमेंशिया वाले पेशेंट में डिप्रेशन के चांसेस बहुत कॉमन है। बिकॉज यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग एंड एवरीवन इज कि आपको ये याद नहीं है, आपको ये याद नहीं है। तो हम ये भी समझाते हैं कि अगर वो किसी चीज को भूल रहे हैं तो उनको परेशान ना करें कि तुमको याद क्यों नहीं है। जस्ट बी हम्बल, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ, अच्छा ऐसा हुआ था। सो दैट इज ऑल्सो, रेदर देन क्वेश्चनिंग, आंसर करना बेहतर रहता है, सिखाना बेहतर रहता है, समझाना बेहतर रहता है। बहुत पॉइंट करके पिन करके परेशान नहीं करना चाहिए। डोंट बी अपर हैंड और अपनी ईगो को बहुत ऊपर रख के ज्यादा सिखाना सिखाना मत करें, एडवाइसेस ना दें। सिट विद देम, हुँ। लर्न विद देम, हेल्प देम। सो या, हाँ डिस्टर्बिंग आपने तो है। थ्री ऑफ अस देखी है आपने? एक मूवी है, नेटफ्लिक्स की थी। आई हैव सीन 3 of Us, जिसमें आई थिंक शिफाली हैं, एंड वो वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट भी हैं। एंड उसके अंदर उनको डिमेंशिया ही है, उनके हस्बैंड उनको एक अपने गांव में ले जाते हैं जहाँ पे वो उन्होंने शायद स्कूल किया होता है। वो अपनी मेमोरीज धीरे धीरे भूल रही हैं, चीजें भूल रही हैं। इट्स अ वेरी, कहते हैं ना, इट्स वेरी, वो होता है ना, करीबी पिक्चर है, क्योंकि ऐसी पिक्चरें लोग नहीं बनाना चाहते, इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू डील विद एनीवेज। बट हाँ, बहुत खूबसूरत हुँ। बनाई है उन्होंने। उसमें उन्होंने वो शुरुआती उनको बो डिमेंशिया ही दिखाया है, अल्जाइमर्स की शुरुआत हाँ, दिखाई है उन्होंने, द स्टेजेस जैसे बन रही हैं। इट्स गुड हाउ दे हैव हैंडल्ड इट। जब उनका ना, मैं थोड़ा-सा मैं डिमेंशिया से जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब वो पति से बहस कर रही होती है, तो उनको एक चीज़ बोलती है कि छोटी-छोटी चीज़ें याद कहाँ रहती है, हम करते ही कहाँ हैं याद? वो बता रही होती है कि हम, जैसे अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, चलो हमारे लिए तो एक मीनिंगफुल चीज़ है। इससे पहले मैंने पानी पिया होगा, या फिर मैंने अपने दोस्त से 2 मिनट बात की होगी, हम याद नहीं रखेंगे इन चीज़ों को। और वो एक डिमेंशिया वाली एक औरत आपको बता रही है कि तुझे छोटी-छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए। हाँ वो जब राइट, झूले पे होते हैं, तो वो अपने अपने फ्रेंड को याद दिला रही होती है कि देख, वो बात याद है तेरे को, और उसको याद नहीं होता। जबकि उसको, जिसको डिमेंशिया, उसको याद है। तो इससे पता चलता है राइट, कि यार, जिसको डिमेंशिया होता है ना, उसको हर एक याद की वैल्यू, हर एक मोमेंट की वैल्यू पता चल जाती है कि यार, ये मोमेंट राइट। कितना कमाल का होगा और इसको मुझे कैसे याद संजो के रखना है अपने अंदर तिजोरी में। एक्चुअली एक्चुअली वो इस चीज से डील कर रहे हैं कि जब वो चीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि जब आपको, सी, शुरुआती टाइम पे ना आपको इंसाइट भी होती है, आपको पता होता है कि आप किस चीज से डील कर रहे हैं, कि आप चीजें भूल रहे हैं। और वो जो चीज होती है ना वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है, कि हुँ, आपको पता है कि आप चीजें भूल रहे हैं, आपको पता है कि आपको ये परेशानी है, आपको पता है कि आपका ब्रेन इस तरीके से डील कर रहा है और वो धीरे धीरे चीजों को खत्म कर रहा है। ब्रेन नहीं खत्म कर रहा, मतलब जो भी कारण है जिसकी वजह से वो चीजें खत्म हो रही हैं, तो इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग। पेशेंट उस वजह से भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, और इस वजह से उनको गुस्सा भी आने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक रिएक्शंस। उनको बार बार पूछो तो वो परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। सो
इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जब वो हम्म इस तरीके के दौर में हो तो बहुत सवाल करके, बहुत पिन करके, बहुत ज्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ, वो हम्म पुरानी चीजें बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। इसीलिए शायद उसमें जो उन्होंने उनका स्कूल का, उनके स्कूल की टीचर का वो जो उन्होंने दिखाया है कि उनको याद था, अच्छा यहीं पे मेरी मैम रहते थे, अभी कहाँ गए। तो वो सारी चीजें उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाई हैं। तो क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि वो पुरानी चीजों को इतना विविडली याद रखते हैं या बताते हैं कि आपको खुद भी नहीं लगता होगा कि हमने कभी शायद उस दौर में पहुंच के देखा ही नहीं अपना। हाँ, they travel back हम्म and remember the old memories and want to talk about those old memories again and again। वही पुरानी बातें वो बार बार करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं। आपको यार 5 दिन पहले भी ये बात की थी, अभी फिर से कर रहे हैं, बट दैट्स व्हाट दे डू, हम्म। दैट्स हाउ इट हैपेंस। हाँ, तो एक ना मैंने आपके एक इंस्टाग्राम बायो में देखा था एक वर्ड, डी एडिक्शन। तो उससे मेरे को ये शायद आइडिया लगा कि शायद आप एडिक्शन छुटाने में या फिर एडिक्शन की बात आप करते हैं कि कैसे एडिक्शन को ओवरकम किया जा सकता है। तो मैं एक बार जानना चाहूँगा, हमें जो एडिक्शंस लग जाते हैं, चाहे वो पोर्नोग्राफी एडिक्शन हो या सोशल मीडिया एडिक्शन हो, वो चाहे वीडियो गेम खेलने का एडिक्शन हो, क्या सारे एडिक्शन एक जैसे ही होते हैं या कुछ फ़र्क होता है इन सारे एडिक्शंस के अंदर? ओके, सी, एडिक्शंस के अंदर जो ब्रेन जिस तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो अल्कोहल का हो कि सोशल मीडिया को हो, कि चाहे वो एडल्ट फिल्म्स का हो, चाहे कोई भी एडिक्शन हो, योर ब्रेन रिस्पॉन्सेज आर गोइंग टू बी द सेम। एडिक्शन के अंदर जो ब्रेन के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कहीं ना कहीं सेम होते हैं। मतलब एडिक्शन बोलते बेसिकली किस चीज़ को है? एडिक्शन हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसकी वजह से इंसान को एक, उसमें जो मेजर फंडा ये है कि एक तो टॉलरेंस आ जाती है। पहले आपको मान लो फॉर एग्जांपल, चलो अल्कोहल का ले लेते हैं, इट्स एन इजी टू अंडरस्टैंड कि पहले आपको एक पैक में यू आर हाई एंड यू आर फीलिंग गुड, फिर आपको 2 पैक चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए, सेम हाई के लिए, सेम हाई की बात कर रहे हैं। फिर आपको 5 पैक चाहिए सेम हाई के लिए, फिर 6 पैक चाहिए, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। मतलब आपके जो रिसेप्टर सैचुरेट हो गए, अब आपको जो है ना सेम हाई फील करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट चाहिए। हुँ, सेम वही चाहे फिर वो आप कंजप्शन ऑफ वीडियो गेम हो कि पहले आपको एक सेट गेम का खेल के यू फील हाई, देन यू आर फीलिंग लाइक 2 सेट खेलूंगा तो वो उतना ही हाई, फिर 3 सेट, फिर 4 सेट। सो वो एक एडिक्शन पैटर्न में सब में एक टॉलरेंस आ जाती है। फिर आता है सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्रेविंग। क्रेविंग यानी कि क्रेव कैसे करते हो आप कि वो नहीं मिला ना तो यू नीड इट, यू क्रेव फॉर इट कि यू नीड इट बैक टू बैक। वो नहीं मिलेगा तो यू विल नॉट फील फाइन, यू विल बी इरिटेबल, गुस्सा हो जाओगे, अच्छा महसूस नहीं करोगे, काम करने की इच्छा नहीं हो जाएगी। तो वो सारी होती है, वो होता है पैटर्न ऑफ क्रेविंग कि आपको फर्स्ट टॉलरेंस की ज्यादा अमाउंट लेके ही सेम हाई मिलेगा, क्रेविंग कि आपको वो चाहिए ही चाहिए। फिर आता है विड्रॉल। विड्रॉल यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को सिगरेट की लत है, मान लो पहले उसको 4 सिगरेट, फिर 5, फिर 10, चलो अभी वो लेता है 15 वाला पैक, 25 वाला पैक, ठीक है। तो अभी विड्रॉल यानी कि अभी उसको जब नहीं मिलती है ना, चलो मान लो वो घंटे में 2 लेता था, लेकिन इस घंटे उसको एक ही सिगरेट मिली, ठीक है। नेक्स्ट सिगरेट जो उस घंटे की थी उसको नहीं मिली, तो क्या होगा? वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको ध्यान ही नहीं रहेगा। या तो बहुत ज्यादा होता है तो उनके हाथ कांपने लगते हैं और वो ध्यान नहीं लग जाएगा, इधर उधर होगा, वो सुन नहीं पाएगा आपकी बात, उस चीज को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान कहीं और ही रहेगा, चीजें भूलने लग जाएगा। गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज बहुत होने लगती हैं लोगों को, है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, हेडेक होने लगता हुँ, है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है, पूरा टाइम गुस्से में रहने लगता है। तो ये होते हैं विड्रॉल साइंस कि वो अमाउंट इतना ज्यादा दिमाग ने एक सेटल थ्रेशोल्ड बना लिया है कि उसको वो नहीं मिला थ्रेशोल्ड ब्रेन को, तो ब्रेन ने अपने सिम्टम्स दिखाने चालू कर दिए। फिजिकल भी हो सकते हैं और ब्रेन के यानी कॉग्निटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और चौथी चीज जो होती है एडिक्शन की, हुँ, वो ये होती है कि अगर किसी को ये तीनों चीज के अलावा वो आपकी लाइफ में हैजार्डियस है, यानी कि आप काम नहीं कर पाते उसकी वजह से, काम के आवर्स कम, क्योंकि या हुँ, तो आपका धंधा उसको लाने में है, या उसको खरीदने में है, या उसको कंज्यूम करने में है, या उसके उतरने में है। तो नशा इस तरीके से चल रहा है आपकी लाइफ में, सेम चाहे वो अल्कोहल का हो कि गेमिंग का हो कि पोर्नोग्राफी का हो। तो ये एक वो साइकिल जो बन गई है, तो यू आर लाइफ हैज बिकम इनटू दैट साइकिल। उसकी वजह से आप सोशल सेटिंग में नहीं जाते हो, पब्लिक सेटिंग्स में नहीं जाते हो, बच्चों के स्कूल स्किप कर रहे हो, अपनी खुद की नौकरी भी जो है हुँ, 3 घंटे में 4 घंटे में करके आ जाते हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मुझे जाके करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर पार्टनर निभा रहे हो, फैमिली नहीं निभा रहे हो, तो ये साइकिल हो जाता है। इसको बोलते हैं एडिक्शन। इट इज सो स्ट्रॉन्ग।
It's a mental disorder. Addiction is a mental disorder. It's a mental illness. इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. अगर वो उस लेवल पे पहुंच गया है तो उसमें थेरेपी, काउंसलिंग एंड मेडिसिन सबका ही रोल है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको एड्रेस भी करें, क्योंकि लोग, आई सी ओल्ड पेरेंट्स सफरिंग बिकॉज लड़का लत में पड़ गया है. किसी भी लत हो सकती है, चाहे वो गांजा हो, दारू हो, कोकेन हो, हेरोइन हो, स्नैक हो, या मतलब वो दे आर कंज्यूमिंग लाइक एनीथिंग, तो पूरा जिंदगी उसी में है. सो या वाइफ है, बच्चे हैं, तो वाइफ काम पे जाके बच्चों को देख रही है, क्योंकि हस्बैंड तो क्या कहते हैं, नशे में पड़ा है. वाई आर वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मेल? क्योंकि जो एम्स में दिल्ली में स्टडी हुई थी, उसके हिसाब से द चांसेस ऑफ एडिक्शन इज 17 टाइम्स मोर इन मेल. दैट इज 1:17 का रेशो है इंडिया में. तो इसीलिए शायद मैं बार बार मेल बोल रही हूँ. ऐसा नहीं है कि महिलाओं में नहीं दिखता है, बिल्कुल दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, बट रेशो इज वेरी लेस स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग. बट किसी को भी अगर उसकी लत है, सो दे शुड एड्रेस इट एंड सीक हेल्प. खुद से ओवरकम नहीं कर सकते हम? मान लो मुझे आदत पड़ गई कि भाई मुझे पता है कि यार ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं कुछ देखो, स्टेप्स ले सकता हूँ क्या इनिशियली शुरुआत में कि यार चलो? हाँ बिल्कुल, शुरुआत में देखो, शुरुआत में आप किसी भी चीज़ में स्टेप्स ले सकते हो. फर्स्ट जो स्टेप होता है कि फर्स्ट जो क्यूज है कि मतलब आपको नॉर्मली आदत है कि इस टाइम पे मुझे पीनी है सिगरेट, तो वो टाइम छोड़ दो, नहीं पीना. वो मोटिवेशन रखने का खुद के अंदर कि ये टाइम पीता हूँ मैं, 5 बजे नहीं पीनी इस वक्त. फर्स्ट. सेकंड क्यू, चाय के साथ लेता था, उसको छोड़ दो. थर्ड क्यू, हम्म. जिस फ्रेंड के साथ डेली ऑफिस में जाके स्मोक करते थे, उसको छोड़ दो. सब पीना छोड़ दो. थर्ड क्यू था. फोर्थ, विल जिस पावर गली कहाँ में से जाके लाएंगे इसके खरीदते लिए? हैं, वही विल पावर पे काम करना है अगर आपको एडिक्शन छोड़ना है. एंड इट इज गोइंग टू टेक टाइम. तो खुद को ये समझाना है कि ये जो है ना प्रोसेस को 2 या महीने, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं, बट मैं ये 4 महीने अपने हम्म. डेडिकेट करूंगा. सबसे इंपॉर्टेंट आप ये समझाना है कि किसी भी एडिक्शन को छोड़ने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है. अब बार बार किसी और पे नहीं डाल सकते. तेरी वजह से पड़ गया, उसकी वजह से हो गया, उसने मुझे लत लगा दी, उसने लत लगा दी, कोई नहीं. जब आपको पता है, तुम 18 साल के ऊपर के हो, तुम्हें पता है, समझ में आ गया, वोट दे सकते हो, दारू पी सकते हो, तुम्हें ये भी पता है कि छोड़ भी सकते हो. तो फर्स्ट, ऑलवेज टेल द पेशेंट हु इज लिविंग दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिविंग इज योर्स. तो तेरी ही गलती है भाई, तेरे को ही छोड़ना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेरी है. मोटिवेशन जो है, एवरीवन विल हेल्प, फैमिली सपोर्ट करेगी, लेकिन छोड़ने की जिम्मेदारी तो तेरी है. सो ये समझाना बहुत जरूरी है कि उनकी हम्म. रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हालांकि ऐसा नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब वो ये जर्नी में होंगे छोड़ने की, तो बीच बीच में रिलैप्स, यानी कि बीच बीच में हो सकता है कि वो कंज्यूम कर लें, या चाहे वो सिगरेट है, अल्कोहल है, तो इस तरीके के बीच में पैटर्न आ सकते हैं. उस वक्त उस इंसान को सुनाने की जगह कि भाई तूने छोड़ दी थी, कोई बात नहीं, 2 दिन हो गए ना, तीसरे दिन छोड़ दिया बस. अब मतलब उन 2 दिन में जिसमें वो एडिक्शन में वापस घुस गया था, उसमें उसको वापस निकाल के खींच के लाना है, rather देन लेटिंग हिम डू इट, और एंड उसको सुना के उसको वापस कोसना चालू कर देना कि नहीं भाई, छोड़ दी थी तूने, 2 महीने, फिर से छोड़ सकता है, कोई बात नहीं, 2 दिन भूल जा. सो दैट इज अ सपोर्ट, दैट इज अ काउंसलिंग, दैट्स व्हाट वी टेल द फैमिली. ठीक है, कि 2 दिन के स्लिप को पूरी जिंदगी का जो है ना सुनाने की जरूरत नहीं है. 2 दिन के बाद तीसरे दिन अगर फिर से छोड़ रहा है और हेल्प के लिए आ रहा है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन. तो बी रेडी कि जब छोड़ रहे होगे तो हो सकता है 2-3 बार स्लिप्स आए, 4 बार आए, 5 बार आए, सबकी अपनी जर्नी है लाइफ की, एडिक्शन की. बट हाँ, द हम्म. इम्पोर्टेंट इज कि आफ्टर स्लिप्स यू आर कमिंग बैक फॉर हेल्प और यू आर मेंटेनिंग दैट मोटिवेशन, जिसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है. बट हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि तुम छोड़ना चाहते हो, वो अंदर से आता है. और हम्म. उसके बहुत सारे कारण होते हैं. हेल्थ फैक्टर होता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, वाइफ के हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, लव हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, ड्रीम्स हो सकते हैं. तो जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, जिसको बोलते हैं मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, यानी MET, उसमें हम इंसान को उसके पैटर्न्स को, उसके लाइफ को समझ के वही पैटर्न को पकड़ के समझाने की कोशिश करते हैं जो उसको मोटिवेशनल लगे. सो इट इज इंडिविजुअलिस्टिक. हर इंसान को उसके पैटर्न्स को समझ के समझाया जाता है कि उसकी लाइफ में कौन सा मोटिवेशन उसके लिए काम करेगा. सबके लिए अलग है ना, एक आंसर किसी चीज के लिए नहीं होता. देयर इज नथिंग सिंगुलर इन लाइफ. हम्म. तुझे ये सोशल मीडिया की जो एडिक्शन लग जाती है,
कि मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ जब भी बात करता है तो अननोइंगली वो फ़ोन तो साइड रख देगा, ठीक है, फ़ोन साइड में रख दिया हम्म उसने। लेकिन उसके बाद एकदम से फ़ोन उठा लेगा, फिर बोलेगा यार मुझे याद भी नहीं है मैंने कब उठाया। ऐसा हो जाता है उसके साथ, उसको हम्म ऐसा एडिक्शन हो रखा है। और फिर वो स्क्रॉल कर रहा है माइंडलेसली और उसके बाद आधे घंटे बाद पता चलता है ओह माय गॉड मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। तो हम्म। ये सोशल मीडिया का एडिक्शन भी वैसा ही होता है, उसको भी ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, उसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। जैसे आजकल तो आई थिंक देयर आर सो मेनी अमेजिंग एप्लीकेशंस ना, आप टाइमर लगा सकते हो, लॉक्स लगा सकते हो। मोटिवेशन का वही है कि अपने फोन के अंदर चलो, आई नो कि आई वाज हेल्पिंग दिस पेशेंट फ्रॉम द सोशल मीडिया एडिक्शंस, तो आई टोल्ड हिम टू पुट अ कवर, लाइक फोन का जैसे ही हुँ, आपने ऑन किया ना, तो जो फ्रंट आपका जो स्क्रीन सेवर आता है उसमें कि पुट योर फोन डाउन। ओके, तो कहीं ना कहीं वो जो क्यूज होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं ऑफ कोर्स, बट हाँ सबके लिए अलग चीज काम करती है। बट टाइमर्स लगाना, लॉक्स लगाना, अगर आपको इफ यू अगर आपको आदत है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप टाइमर लगा के पढ़ते हैं, तो बाय योरसेल्फ अ डिफरेंट क्लॉक। भाई घड़ी खरीद लो, स्टॉप वॉच खरीद लो, फोन में मत करो वो सब काम। पढ़ाई कर रहे हो तो rather than seeing videos on phone, use your laptop या क्या कहते हैं अपना टैबलेट यूज करो। डोंट यूज योर फोन, क्योंकि फोन खोलते ही तुम जो है सोशल मीडिया यूज करोगे, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, या फिर व्हाटएवर एक्स है, स्नैपचैट है। तो अपनी जो पढ़ाई के टाइम पे जो इक्विपमेंट्स है उनको अलग रखो, उसको फोन से मत जोड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी नोटिफिकेशन आएगा यू विल गो बैक। और ऑल्सो अपनी नोटिफिकेशन ऑफ रखो, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीजों के अंदर जो है यू कैन पुट हुँ, टाइम की, किसी का फोन आ रहा है तो आप इसने जब कि इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं इनको आप इंपॉर्टेंट कॉल्स में डाल के बाकी सारे जो है स्लीप मोड पे डाल दिया आपने फोन, एंड मोड चेंज कर दो फोन के। तो ये सारी चीजें एक्टिव प्रोसेस में आएंगी जब आप लिटरली ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम भी है और मुझे इससे बाहर निकलना भी है। until you recognize the problem और until you don't want to work on it, actively नहीं करना चाहोगे तो कैसे अपने आप तो अचानक से एक दिन उठोगे और सारा चीज ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। you have to work, लोगों को बदलाव के लिए काम करना पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले। रिकॉग्नाइजिंग वो बहुत हुँ। ज्यादा जरूरी होता है। उस गिल्ट का क्या? जैसे मान लो मैंने कोशिश की, ठीक है, 10 दिन तक मैं ये काम नहीं करूँगा और 11वें दिन गलती से मैंने कर ली क्योंकि क्रेविंग इतनी खतरनाक हुई। फिर जो गिल्ट आएगा फिर वो मुझे वापस नहीं जाने दे, मतलब मुझे वापस उसी ट्रैक पे ले आएगा। अरे कर लिया, अब तो कर ही लेते हैं दोबारा। तो उस गिल्ट को कैसे तो प्रोसेस करें हम? गिल्ट ना एक बहुत बड़ा एक तो बहुत स्ट्रांग इमोशन है और वो बहुत जरूरी इमोशन है। प्रॉब्लम ये कि हमें ये लगता है कि एक बार गलती करने से हमारे सारे जो हमारी जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। आप एक बार गलती करेंगे, दो बार भी करेंगे, हुँ, तीन बार भी करेंगे, एंड गलतियां करके ही यू आर गोइंग टू गो अप। यू थिंक दैट वन डे यू विल वेक अप एंड एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल, और सब जो है सुनहरा और खूबसूरत हो जाएगा, सब जगह पत्ते और फूल खिलने लग जाएंगे जैसे एनिमेटेड मूवीज में होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे ही होने वाला है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन यू आर लीविंग योर एडिक्शन फॉर सोशल मीडिया और गेमिंग और एनीथिंग एल्स, उस दौरान बहुत बार ऐसा होगा कि क्रेविंग की वजह से यू गो बैक। बट अगेन इफ यू हैव पुट अलार्म और आपने एकदम उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये 1.5 घंटा हो गया, बंद करके अब रख दे, आज का कवर हो गया, तो उस स्लिप को गिल्टेड ट्रिप की जगह ये रिकॉग्नाइज करके कि ठीक है आज कर लिया मैंने, अभी मैं 10 दिन तक ध्यान रखूंगा कुछ ना करूँ। तो वो टाइम भी आप स्केलिंग कर सकते हो, ग्रेड कर सकते हो कि पहले 10 दिन में मेरी क्रेविंग हो रही थी, फिर मेरी 15 दिन में हुई, एक महीने में हुई। तो गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड्स ऑफ डूइंग बेटर फ्रॉम द प्रीवियस सेल्फ, डोंट कम्पीट फ्रॉम द करंट सेल्फ। आपने पहले वाले सेल्फ से बेटर कर रहे हो हुँ, कि पहले 10 दिन में आ रही थी क्रेविंग, अब 15 दिन में आ रही है, फिर मैंने 20 दिन में क्रेविंग बढ़ाई, तो वो रिवॉर्ड जो आपने खुद को किया और वो जो आपने खुद को ग्रेड करके खुद से पहले वाले योर सेल्फ से बेटर हुए, उसमें उस जर्नी में वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टार योर सेल्फ दैट वे, वो ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी होता है। सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन अ डे। वो गिल्ट ट्रिप में दिस कैन हेल्प कि मैंने अपना टाइम कितना बढ़ाया। हुँ। मोस्टली आज की जनरेशन को तो ये 2-3 ही प्रॉब्लम होती है। एक तो सिगरेट, मेरे जितने दोस्त आते हैं कहते हैं यार सिगरेट की एक प्रॉब्लम है, एक उनको पोर्नोग्राफिक या फिर सोशल मीडिया एडिक्शन, ये 3 एडिक्शन होते हैं जिनके कारण वो बहुत परेशान रहते हैं। रेडिट पे, कोरा पे मैं गया था, रिसर्च कर रहा था जब, तो मुझे पता चला कि ये बहुत, और वो गिल्ट जो आता है ना उससे कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसका आपने बहुत वेरी अच्छा आंसर डिफिकल्ट। दिया। एक ना मेरा क्वेश्चन था जो कि मैंने उसमें पूछ नहीं पाया, मैं भूल गया, अब दिमाग में मेरे आया है। आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोग है ना, एक कैप्सूल लेते हैं मेलाटोनिन नाम की, हार्मोन होता है हमारा स्लीप हार्मोन। तो डू यू थिंक कि वो अच्छा है, मतलब अगर मान लो मैं यूँ ही ले लूँ, मान लो मेरे को नींद की प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं अच्छा सो पाता हूँ और मैं यूँ ही ले लूँ, तो क्या वो मतलब कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? देखो, कोई भी चीज अति में और कोई भी चीज अनरिक्वायर्ड वे में खराब होती है। हमारे यहाँ पुराना तो हिंदी सेइंग हुँ, भी, अति सबकी खराब है।
चाहे वो नमक हो, चीनी हो या मेलाटोनिन हो। सो इफ यू थिंक दैट कोई भी चीज तुम बाहर से ले रहे हो, भले वो कहती है, बहुत सारे हम लोग अलग अलग फार्मेसी के मेडिसिन देखेंगे, अलग अलग पैरेलल मेडिसिन के भी हम लोग मेडिसिन देखते हैं, दे आर सेइंग कि साइड इफेक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऑलवेज हुँ, रिमेम्बर एनीथिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग, कोई भी चीज तुम कंज्यूम कर रहे हो जो बाहरी है और जो तुम्हें समझ में नहीं आती और जो तुम्हें प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, क्योंकि एज अ किसी ने आपको मतलब फिजिकली मेंटली असेस नहीं किया है, तुम्हारी रिपोर्ट्स नहीं देखे और तुम बिना वजह, तुम्हें किसी दोस्त ने कह दिया था भाई तू ये लेके देख, है ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि इट इज गोइंग टू हार्म, इट इज गोइंग टू हार्म। चाहे वो मेलाटोनिन हो, चाहे वो अल्प्राजोलैम हो, चाहे वो एल्टीजोलैम हो, या कोई भी प्रकार का मॉलिक्यूल तुम कंज्यूम कर रहे हो, या कोई भी फार्मेसी वाला कह रहा है भाई तू ये मत ले, ये लेके देख, ये नुकसान नहीं करेगा, भाई करेगा। कोई भी चूरन चटनी तुम ले लो, जो तुम्हें लगती है कि वो नुकसान नहीं करेगी, तुम्हें पता ही नहीं है उसमें क्या है, वो हुँ, तुम्हारा लिवर बर्बाद करके छोड़ेगी। सो इसीलिए वी सी यंग हुँ, पेशेंट्स विद फैटी लिवर बहुत कॉमनली, ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्या क्या कंज्यूम करके आ जाते हैं। ये चूरन दिया था, पता ही नहीं, पता हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि वो जो चूरन खा रहे हैं वो कौन सा कंस्टिट्यूएशन का है, कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसके पीछे तो कुछ है नहीं, किसी ने कह दिया था कि भाई ले ले। हुँ। सो एवरीथिंग इज हार्मफुल, यू डोंट नो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। क्या हमारे जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन और हम्म। एस्ट्रोजन जो हमारे हार्मोन होते हैं, हाँ। ये भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ को? क्या एक बार आप बताना अगर मैं गलत हूँ तो? जब पीरियड्स आते हैं, तब क्या एस्ट्रोजन का लेवल गिरता है और उसके कारण ही चिड़चिड़ापन आता है, जो हम मूड स्विंग्स कहते हैं, जो अभी वर्ड सुनने को मिलता है? इसका कुछ लेना-देना वो इससे? वो ईस्ट्रोजन की वजह से नहीं होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। ईस्ट्रोजन लेवल्स ओके, होता है वो इनिशियल साइकिल में आपका रेस करता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स होता है वो सेकंड साइकिल, मतलब आफ्टर ओव्यूलेशन उसका फेज आता है। एंड यस, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, यानी कि मासिक आने के जो कुछ टाइम पहले जो सिम्टम्स आते हैं, नॉर्मली 1 वीक, किसी किसी को 10 डेज तक भी रहते हैं, वो हर एक में अलग अलग लेवल के होते हैं, जो डिसऑर्डर लेवल पे होते हैं, जिसको एड्रेस करना जरूरी है, जिसमें ट्रीटमेंट या थेरेपीज लेनी पड़ती हैं, वो 5% ऑफ द वुमेन में आते हैं, यानी कि 100 में से 5 महिलाओं को इतनी बीमारी उस दौरान होती है कि उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है। सो या इट इज, और बाकी 95 में यू विल सी ऊपर नीचे वाले सिम्टम्स, जहाँ पे नॉर्मली चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, टेम्पर्स, नींद कम हो जाना, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट पेन, क्रैम्प्स, और चीजें भूलने लगना, एनर्जी नहीं महसूस करना, फटीग लगना। तो या दीज आर द रियल थिंग्स। ऐसा नहीं है कि कोई जस्ट बना रहा है शौक में कि मेरा पीएमएस चल रहा है, नहीं, इट इज समथिंग विच अ वुमेन गो थ्रू। सब में अलग अलग ग्रेड के होंगे, किसी में बहुत कम होगा, माइल्ड होगा, किसी में बहुत मॉडरेट हो सकता है, किसी में इतना ज्यादा होगा कि उसको मदद की जरूरत पड़ेगी, सीवियर होगा। सो हाँ, डिपेंड करता है कि कोई भी चीज जब तक आपको आपकी दिनचर्या को, यानी आपके ऑक्यूपेशन को, आपकी पर्सनल लाइफ को या इंटरपर्सनल लाइफ को इफेक्ट नहीं करती, तब तक हम उसको ट्रीट नहीं करते, यानी उसको हम उस तरीके से हम ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन या थेरेपीज पे नहीं डालते, और उसको हम डिसऑर्डर नहीं कहते। और सिम्टोमेटिकली अगर आपको इश्यूज रहते हैं थोड़े बहुत ड्यूरिंग दैट, तो हाँ, उसमें योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज एंड डाइट, आप क्या ले रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। इफ यू टेक केयर ऑफ ऑल दैट, तो हो सकता है कि वो थोड़े कम हो जाए। तो हुँ, बंद होना तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो साइकिल में आने ही वाला है। या बहुत सारे लड़कों को पता नहीं होता ये कि क्या हो रहा होता है उस वक़्त हमारे ब्रेन के साथ, जब एक तो लड़की मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुज़र रही होती है। तो मेरे जो कुछ दोस्त अगर रिलेशनशिप में है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यार वो क्या हो जाता है यार उसको एकदम से, यार महीने के 4-5 दिन यार वो ऐसे चिड़चिड़ी सी रहती है। मैंने बोला ब्रो मैं समझाता हूँ तेरे को। यार मतलब उनको हाँ। इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं होती। बहुत ये हमें लग रहा है हमें तो पता होगा क्योंकि हम तो पढ़ते चलो हैं, लेकिन लड़कों को नहीं पता होता। जब आपको अब देखो जैसे मुझे पता चल गया है तो मुझे पता है कि ओके ये पीरियड ये टाइम चल रहा है। ओके मैं अब थोड़ा-सा सँभल के बात कर सकता हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ। मुझे पता है क्या हो रहा हम्म। होता है उस वक़्त। हार्मोन या लेवल कैसे डिसबैलेंस हो रखे होते हैं। सो बेसिकली हाँ, आई थिंक ये इसलिए भी नहीं पता ना, क्योंकि जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड का 8th चैप्टर हमें छुड़वा ही दिया जाता था, नो वन इज गोइंग टू टीच यू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ या सेक्सुअल हेल्थ। तो द रीजन बिहाइंड इज दैट स्कूल के अंदर बकैती अलग अलग लेवल पे चलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शायद डिस्कस कोई नहीं करना चाह रहा होता।
सो आई थिंक इट कुड बी अ फन वे टू टीच। वो वाला एक वो एज ऐसा होता है कि उसमें फन वे टू टीच बहुत ज्यादा जरूरी है कि इट उसको स्पोर्टीली लेके बच्चों की चीजों को, उनके जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, दो दे आर ह्यूमरस बट दे नो दे आर जेन्युइन, इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, उसको आंसर करना बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक वो हम्म आंसर ही करते हैं या आंसर हो नहीं पाते हैं एंड दे बिकम समथिंग डिफिकल्ट। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट आई बिलीव कि रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। हम्म। सिखाएंगे नहीं बच्चों को तो तभी सीखेंगे आपको कहाँ लेके आए से हम एकदम पॉडकास्ट से। पे। वो एक्सपेक्टेशंस तो एकदम से हाई नहीं कर सकते ना हम, पहले सीखना और समझाना बहुत जरूरी है। एक है ना क्वेश्चन है, आपने एक मूवी देखी है, उस मूवी का नाम भूल रहा हूँ, द ब्यूटीफुल माइंड। आई हैव सीन ब्यूटीफुल माइंड, द स्किज़ोफ्रेनिया, या मुझे इसके बारे में जानना है, ये निश। सबसे मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस चीज में, ये है ओके क्या, चलो और ठीक है। जैसा वो दिखा रहे थे उस मूवी में, जैसा उस मूवी में वो दिखा रहे थे उसके साथ क्या क्या हो रहा था, क्या सच्ची में ऐसा कुछ होता है या फिर वो या उन्होंने बस बड़ा चढ़ा के दिखा रखा ऑफ था? कोर्स नहीं, बिल्कुल उन्होंने तो आई थिंक बहुत ही बेसिक लेवल पे दिखाया है, यू हैव नॉट सीन स्किज़ोफ्रेनिया। सो ओह माय गॉड। स्किज़ोफ्रेनिया इज, चलो बताओ बताओ प्रेवलेंस बताओ। देखा जाए तो प्रेवलेंस इज 1% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि 100 में से एक इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन देखी जाए तो यानी 100 में से एक, हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो हमारे हिंदुस्तान में शायद 1.5 करोड़ जनता को स्किज़ोफ्रेनिया होगा, विच इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। हम इस चीज़ के बारे में हम्म बात नहीं करते क्योंकि हम लोग जो है क्या कहते हैं अल्टरनेटिव, क्या कहते हैं भूत और पता नहीं कहाँ कहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो वाला कल्चर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर खराब नहीं है, बट हम हमेशा एक चीज़, मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ कि दवा और दुआ दोनों ज़रूरी है। आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को भी साथ में लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑलवेज एड्रेस इट जब वो ठीक किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट इज 75 ईयर ओल्ड। मतलब 1950 या हम्म 55 में हमारे पास फर्स्ट मेडिसिन आई थी वेयर वी अंडरस्टूड कि ओके दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट दिस काइंड ऑफ इलनेस। हम इस तरीके की बीमारी को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। उससे पहले हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं था, तो पहले ज़माने में यूरोपियन कल्चर में, ब्रिटिश में, वो होल्स बना देते ब्रेन में, उनको लगता था कि देर इज सम स्पिरिट इनसाइड द बॉडी और उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, एंड वो स्पिरिट जो है ना होल बनाएंगे तो निकल जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे जो हम्म। नाई लोग होते थे, बार्बर्स होते थे ब्रिटिश, वो ये सब प्रोसीजर करते थे। आई एम नॉट श्योर, उसको शायद टेस्ट पैनिंग या कुछ इस तरीके का उसका नाम है। तो दे यूज टू डू दैट। इमेजिन ये कितने सालों चला होगा, लिटरली मेकिंग होल्स इन द स्कल टू बिलीव देयर इज अ evil spirit that will vanish somewhere and the हम्म। schizophrenia will be इसमें treated. या इसमें एक नहीं। बार बता दो ऑडियंस को, कि ऑडियंस को पता ही नहीं होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया हम बात जो कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है उस आदमी के साथ, तो एक बार हाँ, बता तो दो हम क्या क्या लोग होता है। समझते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया में जो है ना, इंसान को आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, ऐसी आवाज़ें हम्म जो जो एक्चुअली में नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ और वो आवाज़ें आस-पास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अक्सर ये जो आवाज़ें होती हैं, इनका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो अब्यूज़िव होता है, या वो हमारे बारे में खराब बोल रहे होते हैं, कि वो हमें गालियाँ दे रहे होते हैं, हमें गंदी-गंदी बातें बोल रहे होते हैं। और किसी-किसी को एक आवाज़ नहीं आती, किसी को मल्टीपल वॉइसेज़ आ सकती हैं। 2, 4, 6, 10, 20 लोग ग्रुप में बात कर रहे हैं, ऐसी भी आवाज़ें आ सकती है। सबका स्किज़ोफ्रेनिया सबका अलग-अलग होगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड, तो हाँ, दीज़ आर द वॉइसेज़ जिनको हम बोलते हैं ऑडिटरी हैलुसिनेशंस। वो कमांडिंग टाइप के भी हो सकते हैं, तू ये कर, तू बैठ, तू उठ जा, तू बाथरूम जा, तू घर से भाग जा, तुझे मर जाना चाहिए। तो दीज आर द कमांडिंग वॉइसेस। तो इस तरह की वॉइसेस इंसान को सुनाई देने लगती है व्हेन दे आर सिटिंग। इसको बोलते हैं हम ऑडिटरी हैलुसिनेशंस। फिर आते हैं डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स ये सोलू लुलू डोलू लुलू वाला नहीं है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, दैट्स वेरी ओके जेन। तो द थिंग इज, डिल्यूजन इज ऐसा बिलीफ, आपको आपको ना शंका होने लगती है, वहम होने लगता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इमेजिन कितना डर लगेगा ना पैरानॉइड आपको। फील करते हैं। पैरानॉइड फील नहीं करते, पैरानॉइड ही हो जाते हैं। यू बिकम पैरानॉइड, इट इज दैट लेवल। ठीक है, सो यू आर पैरानॉइड, योर वाइफ इज चीटिंग एंड यू आर गोइंग कि वो कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, उसका फोन चेक कर रहे हो, उसके कपड़े चेक कर रहे हो, सीमेंट चेक कर रहे हो, कपड़े चेक कर रहे हो, बाल चेक कर रहे हो। सो यू आर इन दैट, यू आर नॉट लेटिंग हर गो, अब्यूजिव हो जाते हो। सो दिस इज द डिल्यूजन ऑफ जेलसी। उस लेवल का होता है। वो बंदी कुछ नहीं कर रही है, 1000 बार एक्सप्लेन कर चुकी है, तो बट वो डिल्यूजन है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, सब मेरी बातें कर रहे हैं, कोई उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको लग रहा है कॉन्स्टेंटली, उसको ऐसा लग रहा है, तो वो डरा डरा होगा, है ना, एकदम डरा हुआ सहमा सा एक बंदा,
कि मेरी बातें कर रहे हैं, कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा, कोई आ रहा है, पुलिस आ रही है, मुझे पकड़ के ले जाएगी। तो इस तरह के डिल्यूजन्स होने लगते हैं। हम्म। तो दिस इज ऑडिटरी हालुसिनेशंस, डिल्यूजन्स। आपकी बातें और जो थॉट्स होते हैं ना वो अनक्लियर हो जाते हैं, आपके थॉट्स प्रॉपर नहीं होते हैं। तो आप जब बोल रहे होते हैं ना, टॉपिक शिफ्ट कर रहे हैं, आप उनसे सवाल कुछ बोल रहे हैं, वो जवाब कुछ और दे रहे हैं, ठीक है, तो वो तरह की चीजें दिखेंगी। और ऐसे लोग बहुत उदास दिखेंगे, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, नींद नहीं करेंगे, चिड़चिड़े होंगे, अपनी दुनिया में होंगे। और अक्सर लोगों को लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स आर वायलेंट, दे आर नॉट वायलेंट। बहुत कम पेशेंट्स होंगे जो वायलेंट होंगे, मोस्ट पेशेंट्स आर नॉट वायलेंट एट ऑल, ठीक है। बल्कि मुझे लगता है कि वो वायलेंस ज्यादा महसूस करते हैं, मतलब उनकी तरफ लोग ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, पेशेंट को ज्यादा नुकसान करते हैं फैमिली मेंबर्स, उनको मारेंगे पीटेंगे, उनको कहीं ओझा पे ले जाएंगे, वो मार रहा है, वो कुछ कर रहा है, गरम रॉड लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सो इट इज वेरी पेनफुल टू सी कि इस तरह की चीजें हो रही हैं दुनिया में, दुनिया भर में, लाइक नॉट इन आवर कल्चर, एवरीवेयर समथिंग बैड इज हैपनिंग टू द पेशेंट्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, वेरी पेनफुल। सो दे, मुझे लगता है कि उनके ऊपर ज्यादा व्यूज हो रहा है rather देन लोग कहते हैं कि वो इतने अब्यूजिव होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। सो या दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया, मेल एंड फीमेल में दोनों में इक्वल होता है, ऐसा नहीं होता है कि आदमियों में ज्यादा होगा, औरत में कम होगा, औरत में ज्यादा होगा, आदमियों में कम होगा, नहीं, दे आर इक्वल प्रेवलेंट इन बोथ द जेंडर्स। सो दे, ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि अमीरों में ज्यादा होगा, गरीबों में ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हर सेक्टर्स के लोगों में देखने को मिलेगा। जेनेटिक एसोसिएशन रहता है, फैमिली में अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्विंस में है तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। सो हाँ, वो चीज़ है, फैमिली हिस्ट्री में अगर है तो पास ऑन होने के चांसेस स्किज़ोफ्रेनिया के ज़्यादा होते हैं। हाँ, ट्रीटेबल है। और स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है, कितने लंबे टाइम तक अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं, 2-3 महीने से ज़्यादा अगर ये लक्षण है तो आपकी दवाइयाँ पूरे एक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसे पूरी उम्र चलती हैं। और क्या इंसान दोबारा काम कर पाता है? वेरी ट्रू, कर पाते हैं। 70 to 80% पेशेंट्स जो होते हैं हमारे, वो ट्रीटमेंट से अच्छे रहते हैं और ठीक हो जाते हैं, काम काज करते हैं, उनके हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स चले जाते हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं ऑन ट्रीटमेंट। 5% हम्म। पेशेंट क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाते हैं, बट मोस्टली दे लिव अ गुड लाइफ विद ट्रीटमेंट, बट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, दवाइयां तो चलेंगी ही। हम्म। आपको बुरारी केस याद है? बुराड़ी केस मुझे याद है, द शेयर डिल्यूजन्स। मैं इस पे कुछ चलो टिप्पणी अच्छा नहीं है। करना चाहता था, क्योंकि मुझे डर लगता है कई बार लोग ये बोले जज कर रहा है तो वो जो चले गए दुनिया से। बट हो नहीं सकता है देखिए, उनको वो हो। जज नहीं, हम बस उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू हाँ। से। हम्म, 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 आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू एंड दिस पॉडकास्ट ऑल्सो। बुराड़ी केस में क्या हुआ था कि जो एक पर्सन थे, जो जिनके ऊपर जो डेली सुबह उठ के डायरी लिख रहे थे, उसमें ऐसा था कि आई थिंक घर में कुछ ट्रॉमा, कुछ तो उनकी शॉप पे आग वगैरह लग गई थी सडनली, और वो उसी में थे जब आग लगी थी। तो बाद में उनको बाहर निकाला गया और उनकी आवाज चली गई थी। फिर वो नाक कान गले यानी ईएनटी के पास गए, उन्होंने कहा कि इनका जो है पूरा जो नाक कान गले का पूरा सिस्टम है भाई, बढ़िया काम कर रहा है, ये जो है ये ट्रॉमा की वजह से आवाज चली गई है, क्योंकि वो कैप्चर हो गए थे जलती हुई बिल्डिंग में। लेकिन किसी को लगा कि भाई साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों लेके जाना, दिमागी हालत, कोई पागल थोड़ी हो गया हमारा बंदा, ठीक है, नहीं हमारे बेटे को हम्म, थोड़ी ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं नहीं हम साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं लेके जाएंगे। तो वो उनको वहां लेके नहीं गए। और अक्सर ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हमारा जब विश्वास धीरे धीरे इतना ज्यादा ऊपर चला जाता है कि वो अंधविश्वास बन जाता है, हम्म, कि वो जो है उन्होंने शायद उस चीज को वोकलाइज नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, उसको एड्रेस नहीं किया गया, उनकी आवाज आई 2 साल बाद, 2 साल तक वो नहीं बोले। एंड आई दे द फैमिली बिलीव दैट इट इज ओके। फिर उनकी आवाज जब वो कुछ पूजा कर रहे होंगे तो उनकी आवाज एकदम वापस आ गई। एंड उसके बाद क्या होता है कि ना, जो आपका अनहील्ड ट्रॉमा है, और उससे पहले शायद उनके फादर की डेथ हुई थी, उसकी वजह से भी वो परेशान रहते थे, और उसके बाद ये वाला इवेंट भी हो गया। तो ये सारा जो अनहील्ड ट्रॉमा था, लूजिंग, जो आपके बड़े हैं उनको खो देने का ट्रॉमा, आग लग के उसमें कैप्चर हो जाने का ट्रॉमा, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आप डंप करते जा रहे हो, डंप करते जा रहे हो, डंप करते जा रहे हो, है ना। फिर मुझे जो जितना मेरे को समझ आया है, जितना मुझे पता है उस केस के बारे में, आई विल जस्ट गिव माई ओपिनियन, देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन दैट।
बट उसके बाद फिर जब वो धीरे धीरे वो काम पे जाते हैं तो उनको वो जो ट्रॉमा है जो दिमाग में अनहील्ड रह गया है वो नाइटमेयर्स बन जाता है। और उसके बाद उनको रात को डिसोसिएटिव एपिसोड्स आते हैं जिसमें वो रात को उठ के जो उनके जो एंसेस्टर्स उन्होंने खोए थे, उनके जो बड़े उन्होंने खोए थे, वो वो बन जाते हैं और वो डेली डायरी लिखने लगते हैं। मतलब किताब लिखते हैं जो मंदिर में रखी होती है और सबके लिए लिखते हैं वो। उसको डिसोसिएशन मतलब अपनी आइडेंटिटी छोड़ के वो दूसरे की आइडेंटिटी अपना के वो बनते हैं सुबह, वो लिखते हैं और फिर सो जाते हैं। और सब लोग फैमिली मेंबर्स जितने भी थे, 11 थे शायद, हम्म। 11, हाँ सब या लोग वो डायरी, हाँ तो वो इसको बोलते हैं पूरा शेयर डिल्यूजन की फैमिली में आप 2006 या 7 से वो जो पढ़ रहे हैं, जो वो हम्म लिख रहे थे डेली हम्म 10 साल तक, तो वो सच तो आपका भी बन जाएगा ना। आप समझ रहे हो, ट्रॉमा 99 98 के आसपास चालू हुआ होगा, अनहील्ड वाला जो बर्न था, उससे पहले डेथ देखी फैमिली में। फिर वो 2002 के आसपास शायद उनकी आवाज वापस आई। उसके बाद 4 5 साल ये चीज इवेंट्स चलते रहे, तो 2002 2003 से चालू होके 2000 से 15 इयर्स लगे उसको डिल्यूजन बनने में। अगर वो वहीं हम्म पे एड्रेस हो जाता, वहीं पे उसको हील कर दिया जाता, उसको हेल्प मिल जाती या ट्रीट किया जाता, तो शायद चीजें थोड़ी अलग हो सकती थी। तो विद टाइम पूरी फैमिली मानने लगी कि ये चीज ऐसे हो रही है, ये ऐसे हो रही है, ऐसे। डिल्यूजन्स की जो सबसे खतरनाक बात ये होती है कि जब खाली डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है, हम स्किज़ोफ्रेनिया बाकी किसी चीज की बात नहीं कर रहे, खाली डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें आपकी हम्म जीवन क्रिया नॉर्मल चलती है। जब तक आप डिल्यूजन के बारे में बात नहीं करोगे या टच नहीं करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा इस इंसान को डिल्यूजन है। हम्म, सो वो चीज बिल्कुल। कभी सरफेस पे कभी आई नहीं, आसपास सोसाइटी को कभी पता ही नहीं चला कि इन ये इस तरीके के विचार रखते हैं। दिस इज डिल्यूजन्स के बारे में ये चीज है कि मतलब अगर खाली हम्म डिल्यूजन्स है, प्लेन डिल्यूजन इज लाइक दिस, और कुछ नहीं है ना, खाली यही है, ये डिब्बी है, और कुछ नहीं था इसके आसपास। नींद बढ़िया, खाना पीना बढ़िया, काम बढ़िया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बढ़िया, लोगों के घर में शादियां और ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसको टच नहीं करना था, बस इसको टच हम्म करोगे तो पता चलेगा डिल्यूजन क्या था। तो वो तो जब तक आप उनको बहुत अंदर से नहीं जानेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ना नेबर्स को पता, ना किसी को आसपास परिवार में किसी को पता कि ऐसी कुछ चीजें उनके फैमिली में चल रही हैं। एंड देन सडनली वन डे, वन हम्म अनफॉर्चुनेट डे, डायरी जो वो लिखते थे उसके अंदर कुछ इस तरीके की चीजें लिखी हुई थी जो लोगों ने, पूरे परिवार ने अपना सच बना ली थी, जिसकी वजह से वी सॉ दैट अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। हम्म, दैट वाज अ केस ऑफ शेयर डिल्यूशंस, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इसीलिए शायद कुछ चीजों को टाइम पे एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो टाइम के साथ जो अनहील्ड चीजें हैं वो कुछ भी बन सकती हैं। योर ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हम्म, इंटरेस्टिंग बिल्कुल। एंड कैन बी या डिस्टर्बिंग एट मैंने टाइम्स। डॉक्यूमेंटरी देखी थी मैंने, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, शायद कोई मेंटल इलनेस है। तो फिर मैंने सोचा चलो मेंटल पूछते हैं इलनेस कभी है, पॉडकास्ट। इट्स अ मेंटल इलनेस। हम्म। एंड या इसको काफी अलग अलग तरीके से क्राइम थ्रिलर और बहुत अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। नहीं, इट्स अ मेंटल इलनेस, या काफी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ इंटरेस्टिंग व्यू से। टॉपिक है। या बिल्कुल। इंटरेस्टिंग या इस पे तो काफी अनफॉर्चुनेट। लंबा डिस्कशन हो सकता है इस पे, इसको क्योंकि अभी मेरे पास बुराड़ी टाइम मार्ग की पे कमी है यस इसी इस कारण। पे, हाँ इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं, ये इतना इजी नहीं था। आई जस्ट ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट, या बट इतना इजी नहीं कोई था ये। बहुत सारे इसके कोई अंदर नहीं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पैथोलॉजी चल रही है बैकग्राउंड में, बट या आसान भाषा में अगर इसको समझना चाहे तो या दैट्स हाउ थिंग्स वर। हम्म। ओके। मुझे सच्ची में बहुत मजा आया, और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही पॉडकास्ट रहा लिटरली, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स, मतलब मैं बता रहा हूँ मैं कितना एंजॉय करता हूँ इन्हें सुनना, इनके बारे में पढ़ना। या और आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। कुछ कहना चाहोगे आखिर में? बस मैं ये कहूंगी कि कोई भी चीज जो होती है ना, उसका एक कारण होता है। अगर आप कोई भी चीज महसूस कर रहे हो, डोंट रन अवे फ्रॉम योर फीलिंग्स। चाहे वो हर एक चीज एक रेनबो की तरह है, हर एक फूल बहुत जरूरी है, हर एक कलर लाइफ में बहुत जरूरी है। सो डोंट बैनिश योर इमोशंस कि भाई रोऊंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। इफ यू फील लाइक क्राइंग, भाई तुम्हें लग रहा है कि यू वांट अ खाली, बैठ जाओ, ठीक है, क्राई इट आउट एंड कम आउट। इट्स नॉट, वो कोई वीकनेस की निशानी नहीं है, पहली चीज।
तो इमोशंस को गलत तरीके से मत देखो। दूसरी, कोई भी मेंटल इलनेस कमजोरी की निशानी नहीं होती, हालात की निशानी होती है, और नेचर की निशानी हो सकती है, प्रकृति, आपकी प्रकृति और बाहर की प्रकृति। तो वो एक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इट्स नॉट द साइन ऑफ वीकनेस। एंड थर्ड, हर इंसान का जो बनावट है वो अलग अलग है, सो बी लेस जजमेंटल एंड बी मोर वोकल एंड लेट पीपल गिव स्पेस टू टॉक। डोंट एडवाइस मच, बहुत ज्यादा एडवाइस ही मत बांटो, सुन लो। सो लिसनिंग स्किल्स विल हेल्प इन लाइफ, एक्सप्रेसिंग थिंग्स हेल्प इन लाइफ। लगता है कोई है नहीं जिससे एक्सप्रेस कर सकते हो तो डायरी में लिख लो यार, लैपटॉप में लिख लो, आजकल का जमाना है। सो बट कीप योर सेल्फ, जितना ज्यादा अपने आप को हीलिंग एरिया में रखोगे उतना मेंटल स्पेस क्लियर रहेगा, उतना ज्यादा अपनी जो चीज कर रहे हो उसको बेहतर कर पाओगे। सो वर्क ऑन योर सेल्फ बेटर, अच्छा खाओ, बढ़िया मेहनत करो, खूब एक्सरसाइज करो, एक्सप्रेस करो, रो धो हंसो एंड ट्रैवल। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ। तो या चलो हमें चलना चाहिए, और थैंक यू हाँ, सो मच आप आए, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, पार्ट ठीक ऑफ है, पॉडकास्ट तो अगर चलो कुछ क्लिप्स करो तो आई वुड लव टू हैव दोस क्लिप्स एंड वी कैन शेयर ऑन इंस्टाग्राम अरे आपका ही द पॉडकास्ट क्लिप्स। है, आपका ही पॉडकास्ट है, जब मैं शेयर करूंगा तो आपका ही पॉडकास्ट है, आप इसको एडिट कर सकते हो जैसे भी आप यूज करना चाहो, आपका भी उतना ही हक है इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। That would be nice. Thank you so much. It was so nice talking about all this. चलिए, है ना? ओके, बहुत चलिए, अच्छा रहा, या बहुत अच्छे सवाल मुझे भी बहुत पूछे, अच्छा मुझे लगा, बहुत मजा आया। तो चलते हैं। ओके, शुभ रात्रि, हैव अ गुड नाइट, बाय। थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच। हैविंग मी।